गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछली बार हमने पेपर थर्ड का यूनिट 4 में 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका परिचय व उसके मूल तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसके बारे में अध्ययन किया था, यानी कि 1986 वाली भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। दो प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक तो 1968 की और एक 1986 की। तो हमने किसका परिचय दिया था? 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका परिचय व उसके मूल तत्वों के बारे में हमने पिछली बार अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन व गुण दोषों के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किन्हीं विचारों का मूल्यांकन उनके कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यानी कि किसी भी जब विचार प्रकट किए जाते हैं या मूल तत्व प्रकट किए जाते हैं तो उनका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? उनका मूल्यांकन कुछ आधारभूत जो मानदंड होते हैं उनके आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः शिक्षा संबंधी मूल्यांकन समाज के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन करेंगे तो निम्न प्रकार के गुण दोष भी स्पष्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे? अगर हम उसकी उपयोगिता के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे तो उनका मूल्यांकन करने पर उनके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके गुण दोष भी स्पष्ट हो जाएंगे। और वो गुण दोष है वो निम्न प्रकार से इसके गुण हैं। तो सबसे पहले इसका क्या गुण है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1968 का क्या गुण है? सबसे पहले यह है कि इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मानकर उस पर केंद्रीय बजट का शिक्षा पर 6% व्यय मानकर प्रस्ताव किया गया। यानी कि इसमें क्या है, शिक्षा को एक राष्ट्रीय महत्व का विषय माना है। राष्ट्रीय महत्व का विषय मानने के कारण यह है कि इससे क्या है, सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके। और उसी शिक्षा पर केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत धन व्यय किया गया है? 6% धन को व्यय किया गया माना है। सेकंड है, इसके अंतर्गत समान शिक्षा संरचना 10+2+3 को लागू करना भी स्वीकार किया गया है। मैंने आपको बताया था कि 10+2+3 कौन सी संरचना है? 10th सेकेंड ईयर यानी कि माध्यमिक, 12th उच्च माध्यमिक और 3 ईयर जो वो होते हैं ग्रेजुएशन के, वो 3 जो ईयर है उनको माना गया है। तो उनको उस संरचना को लागू करना भी स्वीकार किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। थर्ड है, इसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इसमें क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य भी माना गया है और उसको निःशुल्क कर दिया गया है। और आगे 1986 वाली जो शिक्षा नीति है, 1986 वाली जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी इस पर भी बल दिया गया है। किस पे? निःशुल्क शिक्षा पे। फिर है, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ, माध्यमिक शिक्षा के जो विस्तार किया गया तो उसके साथ साथ गुणात्मक सुधार भी किए गए। किसमें किए गए? शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार भी किए गए तथा भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बल दिया गया। बल दिया गया। फिफ्थ है, उसके बाद है कि प्रतिभावान छात्रों की पहचान कर, जो योग्य छात्र है, प्रतिभावान छात्रों की पहचान कर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना और केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व माना गया है। यानी कि योग्य जो छात्र होते हैं, जिनमें बहुत ही अत्यधिक योग्यता पाई जाती है, बहुत जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो अपनी उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को मानता है, उसकी पहचान कर उसकी शिक्षा की जो है वो उचित व्यवस्था भी करने का जो दायित्व है वह केंद्र सरकार का माना गया है। आगे है कि इसमें कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा पर भी बल देकर देश का आर्थिक विकास करने का प्रयास किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या गया? कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है उसमें कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा पर बल देकर देश का आर्थिक विकास करने का प्रयास किया गया तथा वैज्ञानिक क्षेत्र
आगे हमने देखा कि जैसे कृषि व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, तो छात्र जब आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो विश्वविद्यालयों में कृषि से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और तकनीकी से संबंधित उनकी शिक्षा पर भी बल उनकी शिक्षा देने पर भी इस नीति ने बल देने की कोशिश की है, ताकि क्या है, देश का आर्थिक विकास हो सके। तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में भी क्या है, इन्होंने शोधों पर भी बल देने का प्रयत्न किया है। आगे है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया तथा शिक्षा के स्तर को उठाने पर उनके वेतनमान को बढ़ाने व सेवा शर्तों में सुधार किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया और शिक्षक योग्य शिक्षित तथा योग्य गुणवान शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उनके क्या है, उनके वेतन भी बढ़ाए गए और उनकी सेवा शर्तों को स्वीकार भी किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके लिए भी उन्होंने इस नीति के अंतर्गत बल दिया गया। आगे है, छात्रों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उनके लिए खेलकूद की भी उचित व्यवस्था की गई। उचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया। यानी कि छात्रों के कल्याण के लिए बहुत सारी कई प्रकार की योजना भी बनाई गई और उनके खेल कूद की, व्यायाम की, योगाभ्यास की, उनकी सबकी व्यवस्था पर भी बल दिया गया इस नीति के अंतर्गत। फिर है, देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और उसकी उचित व्यवस्था पर बल दिया गया। देश के आर्थिक विकास के लिए क्या गया, शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और उसकी क्या है, उचित व्यवस्था पर भी उन्होंने व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की इस नीति के अंतर्गत, बट लेकिन इनको इसके अंतर्गत क्या हुई है, सफलता बहुत कम मिल पाई है। आगे है, इसमें आधुनिकीकरण पर, आगे जो उसका मूल तत्व है इसमें है कि इसने आधुनिकीकरण पर बल देकर छात्रों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने तथा उनके जीवन स्तर को उठाने पर बल दिया। यानी कि इनके जो आधुनिकीकरण है, जो वर्तमान में नए नए बदलाव हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हैं, उन पे बल दिया ताकि छात्रों में क्या है, नई नई सोच उत्पन्न हो और विज्ञान के क्षेत्र में वो अपनी सोच को और आगे बढ़ाए तथा उनके जीवन स्तर को उठाने पर भी उन्होंने बल दिया। और अंतिम विशेषता इसकी यह है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या है कि उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाए और उसके लिए कई प्रकार की योजना भी तैयार किया जाए। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी इस पर बल दिया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के कई प्रकार के दोष भी होते हैं। जैसे इनके कई प्रकार के जैसे गुण हैं, वैसे ही इसके दोष भी होते हैं। तो दोष क्या है कि पहला है कि इस नीति में, पहला ये है जो इसके दोष हैं, उसके अंतर्गत यह है कि इस नीति में केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व, इस नीति के अंतर्गत क्या होते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार जो शिक्षा से संबंधित जो उत्तरदायित्व होते हैं वो निश्चित किया गया, परंतु ऐसे किसी अधिनियम पे बात नहीं कही गई कि जिससे उन्हें उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए बाध्य किया जा सके। यानी कि इस नीति के अंतर्गत क्या किया गया, केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा के संबंध में जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो निश्चित तो की गई, लेकिन इसके लिए उनको क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो इस अपने उत्तरदायित्व को ही निभाकर चले। दूसरा जो दोष है इसका, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए, प्रथम जो 10 वर्ष की जो शिक्षा होती है उसके लिए पाठ्यचर्या के निर्माण की भी बात कही गई, जो बहुत अति विस्तृत है, बहुत अधिक लंबी है। किंतु जहाँ इससे लागू किया गया, छात्र भी इसके बोझ से दबे रहे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अधिक विस्तृत थी, तो इसमें एक प्रकार से क्या है, दोष पाया गया। आगे है नेक्स्ट दोष जो है, माध्यमिक स्तर पर जो त्रिभाषा सूत्र को लागू करना निश्चित किया गया, त्रिभाषा, मातृभाषा हिंदी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जो त्रिभाषा है उसके सूत्र को जो लागू करने का जो निश्चित किया गया, वह भी क्या है, दोषपूर्ण है। प्रारंभ में त्रिभाषा सूत्र का निर्माण पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रारंभ में जब त्रिभाषा को लागू करने का काम किया गया था, तो वह किस उद्देश्य से किया गया था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है। तो इस भाषा से त्रिभाषा को लागू करने का कार्य किया गया था। तो कोठारी आयोग के द्वारा भी क्या किया गया,
कि हिंदी के क्षेत्र में अहिंद हिंदी के क्षेत्र में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में से एक भाषा लेने का की क्या थी, एक छूट थी। तो यह त्रिभाषा सूत्र जो एक उद्देश्य के प्रतिकूल थी, यह त्रिभाषा जो सूत्र थी वो जो जिस उद्देश्य से लागू की गई थी, तो यह त्रिभाषा एक इस उद्देश्य के प्रतिकूल थी। आगे है इसका जो क्या दोष जो आगे है वो है कि कार्य अनुभव के लिए जिन ट्रेडों की सूची तैयार की गई, जो कार्य अनुभव है जिनके लिए एक सूची तैयार की गई थी, वह पहली बात तो यह है कि उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। इस नीति के अंतर्गत जो सूची तैयार की गई थी कि जो योग्य है, अनुभव है, उनके लिए उसी उचित व्यवस्था की जाए और उनके लिए यह कार्य किया जाए, उनके लिए योजना बनाया जाए। तो जो सूची उनके लिए तैयार की गई थी, पहली बात तो यह है कि उनके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार बजट बनाने के बाद भी नहीं जुटा सकती। पहले तो क्या है कि इनके लिए एक धन की भी आवश्यकता होगी, जिसके तो क्या है सरकार बजट बनाने के बाद भी नहीं जुटा सकती। दूसरी बात यह है कि उन्हें सरलता से सुलभ भी नहीं कराया जा सकता, उनको क्या है इजीली जो होता है उनको प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे जहाँ भी शुरू किया गया वहाँ कच्चे माल की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि इसको क्या है कि ये बात जहाँ भी जिस जगह भी इसे लागू किया गया वहाँ पे क्या है कच्चे माल की बर्बादी ही हुई है, उसके अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि सरकार क्या है बजट बनाने के बाद भी इसके पर जितना धन लगा सकती है उसके बाद भी उनके उसको जुटा नहीं पाती है। आगे जो लास्ट इसका जो दोष है वो ये कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के द्वार किसी भी इंटर पास छात्र के लिए खोल दिए गए हैं। यानी कि इस नीति के अंतर्गत क्या है जो आगे की जो शिक्षा के द्वार है वो किसी भी इंटर पास के छात्र के लिए खोल दिए गए। परिणाम ये हुआ कि महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश दबाव बढ़ा, अनुशासनहीनता बढ़ी, आक्रोश बढ़ा, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी। तो ये सब कुल मिलाकर के इसमें क्या हुआ, समय धन का अपव्यय हुआ, शक्ति का भी इसमें अपव्यय हुआ। तो कई प्रकार से जैसे जिस प्रकार से इसमें गुण है, इसने कई चीज़ों पर बल दिया, लेकिन इन गुणों के साथ साथ उसमें दोष भी पाए जाते हैं। क्योंकि इस देश के आर्थिक विकास में जिन योजनाओं पर इसने बल दिया तो देश के आर्थिक विकास में भी इसको कम सफलता मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का जो प्रभाव है वो क्या प्रभाव पड़ा, वो यह है कि इसका जो प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का जो प्रभाव पड़ा वह यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, 1968 जो है वो देश की क्या है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। दूसरी कौन सी है, 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 1968 की देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति का पहला प्रभाव यह पड़ा कि केंद्रों और प्रदेशों के शिक्षा बजटों में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि केंद्रों और प्रदेशों के जो शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा से संबंधित जो बजट है उसमें क्या है अत्यधिक वृद्धि हुई। क्योंकि इसमें तो बहुत अत्यधिक धन व्यय करने पर जो कई योजनाओं को व्यवस्थित करने पर बल दिया गया था, तो इसमें धन भी बहुत अधिक लगा। तो उन्होंने इसमें क्या किया गया कि इसमें केंद्र और प्रदेशों की शिक्षा बजटों में भी इसमें वृद्धि हुई। किस कारण, शिक्षा की वजह से। तो दूसरा यह है 10+2+3 की संरचना को भी स्वीकार किया गया। यानी कि 10+2+3 की संरचना क्या होती है ये मैंने आपको बताया है, तो उस पर भी इसको पर स्वीकार किया गया। यह बात अलग है कि कई जगह यह पाठ्य जो चर्या है वह असफल रही। यह हर जगह सफल नहीं रही, यह पाठ्यचर्या या संरचना कई जगह असफल भी रही। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में सबसे अधिक विस्तार किया गया। यानी कि जो आगे की शिक्षा है, जो व्यवसाय से संबंधित शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, और जो शिक्षक है, जो छात्रों को अपने जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनमें सबसे अधिक विस्तार किया गया। किंतु इसमें भी उनको क्या हुआ, सफलता कम मिली। क्यों? क्योंकि इसके लिए धन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आगे है कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी अधिक व्यापक बनाया गया। प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो वृद्धों को शिक्षा दी गई है उसको भी अधिक व्यापक बनाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि यह इस नीति के बाद जो
इस नीति के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 1986 घोषित हुई, उसमें भी इस नीति के प्रयासों को अपनाया गया। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो दूसरी नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 वाली, उसमें भी जितने कार्यों पर, जितनी योजनाओं पर इसने बल दिया, उतने ही शिक्षा के क्षेत्र में उस नीति ने भी बल देने का प्रयास किया। लास्ट में उपसंहार यानी कि इसका क्या निकलता है, लास्ट में ये है कि उपर्युक्त विवरण से हमें कुछ क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्या बात स्पष्ट होती है। तो अतः उपयुक्त विवरण से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 1968 में वादे तो बहुत अच्छे किए गए थे। 1968 के जो वादे थे वो बहुत अच्छे किए गए थे, किंतु उनको पूरा करने के लिए न तो योजना बनाई गई और न ही धनराशि की व्यवस्था की गई। यानी कि उन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई थी 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, लेकिन न तो उनको पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई गई थी और न ही उनके लिए धन की व्यवस्था हो पाई थी। तो पूरी तरह से इस नीति का पालन भी नहीं किया गया, इस नीति का पालन भी नहीं किया गया, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में भी ये नीति काम नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें एक दूसरे पर दोषारोपण भी अधिक हुआ और उपलब्धियां और अपेक्षाकृत भी बहुत कम थी। दोषारोपण, एक दूसरे पर दोष किया गया और उनको उपलब्धियां भी बहुत कम दी गई। तो यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस नीति का समर्थन किया गया। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल भाषा व डिग्री का अंतर है। इन दोनों जो नीतियां हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल भाषा और डिग्री का ही अंतर है। नेक्स्ट क्लास में हम 1980 के दशक तक की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।